नमस्कार साथियों, आप सभी का सिनर्जी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम हमेशा कर रहे थे, इतने टाइम से हम एचसीएस के डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं, उनकी हमने तैयारी की एनालिसिस की थी, जिसमें आपको अप्रोच बताया था और साथ-साथ में हम प्रीवियस ईयर पेपर को भी डिस्कस कर रहे थे। जिसने पहले मेरी वीडियो देखी थी, वो वीडियो काफ़ी पॉपुलर भी हुई, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो एचसीएस की वीडियो है, कैसे एचसीएस का जो पेपर है, उसमें कैसे हमें पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके हमारी तैयारी और अप्रोच को उस बेसिस पे करना चाहिए। उसके साथ-साथ मैंने आपको स्ट्रैटेजी, बुक, सोर्स सभी चीज़ें वो वीडियो में डिस्कस कर दी थी और वो वीडियो में मैंने आपको एक क्लेम भी किया था कि आगे से जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे वो पेपर को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे ताकि एक प्रॉब्लम ये भी रहती है स्टूडेंट्स को कि ऑफिशियल आंसर की देखने के बाद उन्हें डाउट रहता है कि क्या ये ऑप्शन राइट था या नहीं था, एचसीएस ने ये ऑप्शन क्यों दिया? कई तो ये भी बोलते कि को आंसर की भी इसमें भी प्रॉब्लम है। तो इसको लेके ये जो जितनी बहुत बड़ी जो डिबेट है, वो डिबेट को पूरी करने के लिए और उसके साथ-साथ जो क्वेश्चन है वो आए कैसे, उनका पैटर्न क्या था, कौन से सोर्स से आए और उसके साथ-साथ वो जो क्वेश्चन थे उसको आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए। क्या जो हमारी प्रीवियस टेक्निक होती थी एमसीक्यू को सॉल्व करने की, क्या इस टेक्निक में काम आएगी? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं यूपीएससी के स्पेशली हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेके। वो सारे सवाल आज हम हमारी ये प्रीवियस ईयर स्पेशली 2023 का जो एचसीएस था, जो कंडक्ट किया था 2024 में, वो पेपर आपके सामने मैं लाया हूं, जिसमें जितने भी हिस्ट्री क्वेश्चन है वो हिस्ट्री क्वेश्चन को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे, जिसमें पैटर्न देखेंगे, उसके पीछे का रीजन देखेंगे और साथ साथ में उसकी जो सोल्यूशन है वो भी हम करेंगे, ताकि जो डिबेट है पूरी हो पाए और आप भी ये जो पूरी जो पेपर है उसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स आपको मिल पाए। तो ये फोकस के साथ दोस्तों आज की जो हमारी जो प्रीवियस ईयर पेपर की सॉल्विंग है वो हम शुरू करते हैं। जैसा कि अगर हम देखें, सबसे पहले मैं आपके सामने पेपर लाया हूं। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का 2024 में एक सबसे बड़ा चेंज ये आया था कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो सवाल थे वो काफी कम आए थे। ये मैंने पहले मेरी वीडियो में भी बताया था कैसे जो जनरली 10 टू 11 क्वेश्चन हम मॉडर्न हिस्ट्री से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और स्टूडेंट भी आधे से ज्यादा जो उनकी तैयारी है वो आधे से ज्यादा जो तैयारी है वो उनकी मॉडर्न हिस्ट्री बेस होती है। बट 2024 में सिर्फ 4 ही मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे। इवन लेट से जो 4 क्वेश्चन आए थे वो भी हम डिटेल में देखते हैं कि क्या वो 4 क्वेश्चन इजी थे, डिफिकल्ट थे और अगर तो थे तो उनको सॉल्व या हमारी जो स्ट्रैटेजी उस बेस पे हमें कैसे होनी चाहिए। तो ये हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 64 है, जिसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट दी गई है। अगर हम स्टेटमेंट 1 देखें, जिसमें ये बोलते हैं कि द इंडियन नेशनल आर्मी हैड फाइटिंग ब्रिगेड इन द नेम ऑफ गांधी, आजाद एंड सुभाष। तो दोस्तों ये जो आप सभी को पता है कि इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस जी ने स्पेशली वर्ल्ड वॉर के 2 के टाइम पे स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट से अटैक करने की कोशिश की थी जापान की हेल्प के साथ, ताकि वो ब्रिटिश को वर्ल्ड वॉर 2 में हरा पाए और इंडिया को फ्री कर पाए। ये जब ब्रिगेड होती है, फाइटिंग होती है, ये वेल नोन हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जितनी भी आजाद हिंद फौज थी उनको कई ब्रिगेड में बांटा गया था और वो ब्रिगेड का नाम नेशनल लीडर के हिसाब से रखा गया था। तो अगर ये पॉइंट देखें कि क्या एक फाइटिंग ब्रिगेड रखी थी इन द नेम ऑफ गांधी, आजाद एंड सुभाष, तो ये वेल नोन फैक्ट है, सभी को पता होता है, स्पेक्ट्रम में हर जगह ये डिस्कशन होता है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बहुत ही ट्रू है। अगर हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बहुत ही ट्रू है। अगर हम सेकंड देखें तो ये पूछा जा रहा है द स्लोगन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वाज जय हिंद एंड दिल्ली चलो। ये भी वेल एक्सेप्टेड है, बहुत ही वेल एक्सेप्टेड फैक्टर, बहुत ज्यादा डिस्कस भी किया जाता है, तो ये भी पॉइंट एकदम राइट है। फिर जो थर्ड है वो ये है कि राश बिहारी बोस वाज नॉट एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल आर्मी। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये लगा सरासर गलत है। कैसे गलत है? अगर आप इंडियन नेशनल आर्मी की अगर हिस्ट्री आप देखते हो तो उसमें नो डाउट जो ये ब्रिटिश प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो पहले ब्रिटिश के सोल्जर्स होते थे, वो जब साउथ ईस्ट एशिया में हार जाते हैं तो जापान के प्रिजनर ऑफ वॉर बनते हैं, तो उनमें कैप्टन मोहन को वो बनाते हैं। उसके बाद राश बिहारी बोस जो एक रेवोल्यूशनरी इंडिया में रहते, जब वो जापान में शिफ्ट करते, जापान की सरकार के कॉन्टैक्ट के साथ वो इंडियन नेशनल आर्मी को लीड भी करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट अगर देखें, सुभाष चंद्र बोस को कमांड भी मिली थी राश
बिहारी बोस से ही। तो अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। अगर हम देखें तो दो स्टेटमेंट इसलिए इसके लिए अगर ये जो क्वेश्चन है ये पूछना चाहता है कि इन दिस हाउ मेनी ऑफ द अबाउ गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो हमारा आंसर रहेगा बी, कि इसमें सिर्फ दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है और अगर कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो नंबर 3 इनकरेक्ट है, नंबर 1 एंड नंबर 2 स्टेटमेंट्स आर राइट। दोस्तों एक और बड़ी चीज है जो आप देखने को मिलते हैं, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, एचसीएस यूपीएससी को बहुत फॉलो करता है। अगर हम 23 का पहली बार यूपीएससी का पेपर देखें तो एक नई तरीका यूपीएससी ने निकाला था जिसमें यूपीएससी एमसीक्यू में सिर्फ इतना पूछ रही थी, आपके सामने 3 या 4 स्टेटमेंट रखी है, इसमें कौन सी स्टेटमेंट राइट है कौन सी नहीं है, कितनी स्टेटमेंट राइट है कितनी नहीं है। तो इसमें जो पहले एलिमिनेशन टेक्निक चलता था और कई एकदम यूट्यूब पे एक मैनिया चलता था जिसमें कई तरीका बताते हैं, आप ये ऑप्शन कट कर लो वो ऑप्शन कट कर लो, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक ऑप्शन कट कर लोगे तो 3 आ जाएंगे, आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। तो जितने भी एलिमिनेशन टेक्निक वाले थे उस टाइम पे यूपीएससी ने इनका ही एलिमिनेशन कर दिया था, वही एचसीएस ने फॉलो करके आप अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन देखोगे आधे से ज्यादा अगर आप नेचर ऑफ क्वेश्चन देखोगे तो ये पूछा जा रहा है कि अगर आपके सामने 3 या 4 स्टेटमेंट रखी है, वो 3 या 4 स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट राइट है कौन सी स्टेटमेंट नहीं है। इसमें दोस्तों याद रखना एलिमिनेशन टेक्निक नहीं चलेगी, इधर आपकी मेमोरी पावर चलेगी, इधर आपको कितना आता है, आपको कंटेंट आपके दिमाग में कितना है वो चलेगी। जो पहले जो एलिमिनेशन टेक्निक का जो तरीका होता था, ये जो कई स्मार्ट बनते थे स्मार्ट टेक्निक करते थे, वो स्मार्ट टेक्निक स्मार्टनेस जितनी भी थी एचसीएस ने यूपीएससी को फॉलो करके धर की धरी रह गई। तो इसके लिए एक चीज क्लियर है हमको हिस्ट्री में, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन से क्लियर है कि अभी एचसीएस आपसे कंटेंट मान रही है, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आपको नॉलेज है, इधर आप ब्लफ नहीं कर सकते, या तो आपको पता है या आपको पता नहीं है। इधर एलिमिनेशन टेक्निक 50-50 70-30 ये नहीं चलता, अगर आप 70-30 करोगे तो याद रखना एचसीएस भी आपको 70 करके बाहर निकाल देगी। तो इधर आपका कंटेंट मैटर करता है, इधर या तो आपको आता है या आपको आता नहीं है, इधर गैसिंग से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जो गैस करता है एचसीएस या यूपीएससी उसके साथ गैस कर देती है कि चलो तेरी लाइफ के साथ गैस करते हैं, तो इधर कोई गैसिंग नहीं चलेगी, या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है। सीधा आपके सामने 3 स्टेटमेंट लिखी है, या तो आपको पता है तो बताओ, नहीं पता है तो आप कोई भी स्टेटमेंट डालोगे आपका रॉन्ग हो जाएगा और नेगेटिव नंबर आपको जुड़ जाएंगे, और ये जो नेगेटिव है ना ये आपको एग्जाम से ही बाहर कर देंगे। तो एक चीज क्लियर है कि अभी हिस्ट्री में जो मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है कंटेंट। और अगर आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या थी, मैं बोलूंगा सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था, क्योंकि अगर आप आगे देखोगे जो डिफिकल्टी है क्वेश्चन की, मैं खुद बोलूंगा कि एक स्टूडेंट के लिए सॉल्व करना काफी मुश्किल है। बट अगर ये फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो काफी वेल क्वेश्चन था और काफी एक्सेप्टेड चीज थी, तो लगभग जितने भी नॉर्मल भी स्टूडेंट है वो ये कर पाएंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी 63 का है जिसमें जिसमें अगर देखें तो 63 का कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलती कि जेम्स मिल वाज हाईली क्रिटिकल ऑफ इंडियन रिलीजन एंड कल्चर। दोस्तों जेम्स मिल जहां तक बात करें ये एक बहुत बड़े स्कॉलर थे जिनने लिबरलिज्म की भी हार्म प्रिंसिपल की एक बहुत बड़ी थियरी दी थी, क्योंकि वो एक ब्रिटिश स्कॉलर थे तो उनने इंडिया में कोलोनिज्म को लेके काफी पर्सपेक्टिव दिया था। लगभग अगर जो भी स्कॉलरली या कोई भी बुक पढ़ता है उनको एक चीज पता होती है कि जेम्स मिल जो थे वो हाईली क्रिटिकल थे। उनका कहना यह था कि ब्रिटिश अगर इंडिया में है तो इसका इंडिया का भला है, क्योंकि वो सिविलाइज लोग नहीं है, हम व्हाइट एकदम सिविलाइज्ड हैं, हम इन लोगों को सिविलाइज करेंगे। जब इंडियन कल्चर की या रिलीजन की बात आती थी उनको लगता था कि ये तो इरेशनल है या सुपरस्टिशन से भरा है, इनके रिलीजन में कोई रीजन नहीं है, इनके रिलीजन में कोई रियलिटी नहीं है, सिर्फ अंधभक्ति है या फिर सुपरस्टिशन है। तो ये वेल एक्सेप्टेड है, ये एनसीईआरटीज में और डिफरेंट बुक्स में भी मिल जाता है कि कैसे जेम्स मिल की एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म थी इंडियन रिलीजन और कल्चर को लेके। तो मैं ये बोलूंगा नो डाउट इजी नहीं बोलूंगा बट मीडियम लेवल का मैं बोलूंगा। अगर सेकंड हम देखें तो विलियम बेंटिक अनाउंस इन 1835 दैट पर्शियन वाज एबॉलिश्ड एज अ कोर्ट लैंग्वेज एंड वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय द इंग्लिश। बट अगर हम ध्यान दें विलियम बेंटिक नो डाउट जो गवर्नर जनरल थे जिनने पर्शियन को एबॉलिश की, उनके टाइम पे ही लॉर्ड मैकॉले की एजुकेशन कमेटी भी बनती है जिसमें इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए किया जाता है। तो अगर हम ये स्टेटमेंट देखें तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। थर्ड अगर देखें तो वुड्स डिस्पैच लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा बॉम्बे एंड दिल्ली। सवाल ये है कि नो डाउट वुड्स जो डिस्पैच था स्पेशली उनके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भेजा था ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एजुकेशन को कैसे ये कंट्री में इंप्लीमेंट करेगी इसको लेके नो डाउट यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी भी बनाई गई थी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी भी बनाई गई थी, बट अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी देखें तो वो 1922 में बनाई गई थी, रेदर देन ये जो वुड्स डिस्पैच था वो बहुत पहले आया था। तो एक चीज क्लियर है कि इसमें से सिर्फ दो स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके लिए इसका जो आंसर है वो बी है दोस्तों। तो ये क्लियर है, ये मैं बोलूंगा मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, ना ही ज्यादा इजी ना ही ज्यादा डिफिकल्ट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें गुरु गोविंद सिंह द 10th गुरु ऑफ सिख कंपोज हिज वर्सेस मेनली इन हिंदी, और ये जो हिंदी है वो ब्रज भाषा है। ये वेल एक्सेप्टेड फैक्ट है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जो एक बहुत बड़े सिख गुरु थे, जिनने जिनने खालसा की शुरुआत की थी, उनकी जितनी भी कॉम्पोजिशन है, जितनी भी उन्होंने वर्सेस लिखी है, मोस्टली हिंदी और ब्रज भाषा में लिखी है। तो ये वेल राइट है। यही अगर ये देखें, सेकंड हम देखते हैं कि द प्ले नील दर्पण वॉज रिटन बाय दीन बंधु मित्रा, ये भी स्टेटमेंट एकदम राइट है, ये वेल एक्सेप्टेड है, आधे से ज्यादा जगह ये पा जाता है आपको। फिर जो थर्ड स्टेटमेंट है, आनंद मंद कंटेंट द फेमस नेशनलिस्ट सॉन्ग वंदे मातरम, ये स्टेटमेंट भी राइट है। तो दोस्तों, तो इसका जो आंसर रहेगा 62 का, ये सी रहेगा, जिसमें ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगर ये देखें तो ये स्मॉल सा फैक्ट है जो हर बुक में पा जाता है कि आनंद मंड जो वंदे मातरम सॉन्ग उसमें से आया था, नील दर्पण भी स्पेशली दीन बंधु मित्रा ने लिखा था, और गुरु गोविंद सिंह ने अपनी जितनी भी कॉम्पोजिशन थी मोस्टली ब्रज भाषा में लिखी थी। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम राइट है, और इससे हमें एक चीज क्लियर मिल रही है कि कहां ना कहां बुक कौन सी है, लिटरेचर कौन सी, इसको किसने लिखी, स्पेशली हमारे धर्म गुरु भक्ति सेंट सूफी सेंट, इनने क्या बुक्स लिखी है, कौन सी भाषा में कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, ये भी सवाल आ रहे हैं। तो जब भी हम पढ़ेंगे इन चीजों पे भी हम ज्यादा ध्यान देंगे। अगर नेक्स्ट हम देखें तो ये कंसीडर द फॉलोइंग पेयर है। अगर हम देखें तो ये भक्ति सेंट है, आप सभी को पता है, जब मैंने एनालिसिस की क्लास की थी उसमें मैंने आपको बताया था, ये पैटर्न मैंने 22 में भी देखा, 21 में भी देखा, जिसमें ये जितने भी संत जो मेंशन किए इनका नाम एनसीईआरटी में मेंशन है, बट इनकी कॉम्पोजिशन कई जगह लिखी गई है, कई जगह नहीं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, जैसे ही आप किसी का नाम देखते हो, तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इनने कौन सी कॉम्पोजिशन लिखी है, कौन सी भाषा में लिखी है, कब लिखी है। ये टाइमलाइन, ये फैक्ट एचसीएस पूछ रहा है हमें, ये पैटर्न से क्लियर हो रहा है। अगर हम ये देखें तो सूरदास जी ने लिखा था सूर सागर, ये वेल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो शंकर देव है, इनने कीर्तन घोष लिखी थी, जिसमें इनने काफी कीर्तन लिखे थे, ये असम के भक्ति मूवमेंट से जुड़े थे। थर्ड अगर हम देखें, संत तुकाराम, इनने काफी अभंगा लिखी थी, ये महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे, जिनने भजन की जो सिस्टम थी वो काफी बहुत अच्छे से की थी। अगर हम ये देखें तो 61 का आंसर दोस्तों ऑल थ्री पेयर्स है, तो इसका जो आंसर है वो 3C रहेगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो अगर हम देखें तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत मेडिवल इंडिया में बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, और स्पेशली अगर आप क्वेश्चन भी देखोगे तो ये जो टर्म्स होते हैं ना अलग अलग, कि डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जैसे हमारे इधर कलेक्टर होता है, तहसीलदार होता है, तो वैसे ही सल्तनत में भी अलग अलग टर्म होते थे जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को बताए जाते थे। वो टर्म्स हम हमारे, अगर आप क्लास 12 की एनसीईआरटी देखोगे या फिर आप सतीश चंद्र भी पढ़ोगे एनसीईआरटी, उसमें ये टर्म्स ऑलरेडी मेंशन्ड है। वही क्वेश्चन आए, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था अगर जिसने मेडिवल इंडिया किया था। तो अगर आमिर ए दत्त देखें तो नो डाउट ये जुडिशियल ऑफिसर से जाने जाते थे, लॉ ऑफिसर थे जो डिसीजन जजेस के थे उसको इंप्लीमेंट करते थे। यही अगर हम सेकंड देखें, तुर्कान ए चहलगमी, दोस्तों याद रखना है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है, स्पेशली ग्रुप ऑफ 40 बालबन से पहले जितने भी राजा थे उनमें नोबल्स की काफी पावर होती थी, ये नोबल्स ने अपना ग्रुप बना के एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, तो उधर से टर्म आया था तुर्कान ए चहलगनी। फिर अगर थर्ड टर्म देखें, ये है बारिद ए ममलिक, ये भी वेल एक्सेप्टेड टर्म है, हमारी क्लास में भी हम बहुत डिस्कस करते थे, हेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। इसमें नो डाउट पहली स्टेटमेंट भी राइट है, सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है, तीसरी भी राइट है, जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा। एक चीज क्लियर है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइटल थे, जो सवाल आए थे, ये एकदम क्लियर थे और हर बुक में पा जाते हैं जो भी दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं। इसे आप याद रखना, जब भी आप दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टाइटल है उसको आप गहराई से पढ़ोगे। तो ये भी याद रखना, ये पैटर्न है जो हमें हर क्वेश्चन से मिल रहे हैं, जो हमें सिखा रहे हैं कि आगे जब हमारी बुक में हम पढ़ेंगे तो इन चीजों को हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो इसकी जो आंसर है इसमें नो डाउट ये ऑल थ्री स्टेटमेंट्स है। अगर नेक्स्ट हम देखें तो अगर ये देखें हम स्टेटमेंट,
अगर हम देखें 59 जिसमें कंसीडर द फॉलोइंग पेयर है। अगर हम देखें रानी दुर्गावती, दोस्तों ये जो है ये आपकी क्लास 7th की एनसीईआरटी पे मेंशन है। मैंने खुद चेक किया था, स्पेशली जब मुगल्स ये गोंडवाना को कैप्चर करने की, स्पेशली ये जो गोंडवाना ट्राइब्स हैं, ये गोंडवाना एक रीजन है मध्य प्रदेश में, जहां जब मुगल्स के सरदार जब इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी लीडर रानी दुर्गावती गोंड्स के साथ मिलके कैसे मुगल्स के साथ लड़ती हैं, बट जब मुगल से वो हार जाती हैं तो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देती है रेदर देन सरेंडर करना। रानी लक्ष्मीबाई से पहले रानी दुर्गावती सबसे बड़ा नाम है जो हमारे क्लास 7th में भी मेंशन्ड है। तो ये गोंडवाना एक ट्राइब है दोस्तों जो मध्य प्रदेश में वो वाले लैंड में रानी दुर्गावती रूल करती थी जिनने मुगल से लड़ाई की थी। अगर सेकंड देखें चांद बीबी का, तो अगर चांद बीबी देखें तो अहमदनगर की जो दिल्ली सल्तनत थी, आप सभी को पता है कि जो अगर हम देखें मुगल इंडिया से पहले दिल्ली सल्तनत थी, जिसमें स्पेशली जो दक्कन सल्तनत थी वो काफी हिस्सों में बटी हुई थी, जिसमें बीजापुर थी, अहमदनगर थी, गोलकोंडा थी। इनमें से जो अहमदनगर है इनकी रानी होती थी चांद बीबी, जो ये क्वीन थी जो ये एरिया को संभाल रही थी। और जब मुगल ने अटैक किया था उस टाइम पे चांद बीबी ही थी। अगर क्लास 7 के जो मुगल चैप्टर है जिसमें मुगल के एक्सपांशन के बारे में बताया गया उसमें चांद बीबी का मेंशन है। बट पॉइंट ये है कि नंबर 1 नंबर 2 तो मेंशन है, बट ये जो नंबर 3 है ना, ये कहां भी आपको मिलता नहीं। कोई भी बुक में, मैंने काफी बुक में ढूंढने की कोशिश की, काफी टर्म्स देखने की मिली, ले देखे मुझे वेल एक्सेप्टेड ये मिला कि ये जो जोरा टर्म है ये डिनोट करता है वीनस को। जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट होते हैं, जैसे शनि हो गया, ये हो गया, वैसे वीनस एक प्लैनेट है। वो प्लैनेट उसको हैवी बताया जाता है जो राजा ज्यादातर म्यूजिक, पोइट्री, वो चीजों में लगते हैं, जिनका एक रंगीला सा नेचर होता है, उनको ये जोरा विनस के जो नक्षत्र है उसका माना जाता है। तो ये चीज मोहम्मद शाह से जुड़ी इसलिए क्योंकि मोहम्मद शाह का थोड़ा रंगीला स्वभाव था, जिसमें वो म्यूजिक, पोइट्री, डांस, इस चीज में, ये एक मुगल रूलर थे दोस्तों, आफ्टर लेटर मुगल्स में आते हैं। इनका जो नेचर था वो म्यूजिक, पोएट्री, पेंटिंग, डांस, इनको इनने काफी बढ़ावा दिया था। इसके लिए इनको ये बताया जाता था कि इनका विनस नक्षत्र है, तो इसके लिए जोरा जो टर्म है वो विनस को डिनोट करता है। तो ले देखिए ये टर्म कहां भी जल्दी नहीं मिलता, लगभग जितना भी मिला है वेल एक्सेप्टेड, इसमें मैं और भी रिसर्च करूंगा, बट ये टर्म आपको स्टैंडर्ड बुक सोर्स में नहीं मिलता। तो अगर हम देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट जिसने एनसीईआरटी की थी वो कर भी देता, बट जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, वो शायद ही कोई होता, या तो फिर वो गेसिंग करता, या फिर शायद ही किसको पता होता। इवन लेट से एग्जाम होने के बाद आज भी अगर हम ये टर्म ढूंढते तो ये जल्दी मिलता नहीं है। तो एक चीज क्लियर है कि 2 स्टेटमेंट करेक्ट थी, बट आप क्वेश्चन का नेचर देखो। क्वेश्चन का नेचर क्या, आप ये बताओ कितने पैर करेक्ट हैं। इवन लेट से आपने कंटेंट पढ़ा था, रिवाइज किया था, आप ज्यादा से ज्यादा 2 कर सकते थे, तीसरा नहीं कर सकते थे। तो ले देके मैं बोलूंगा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट इसकी 2 स्टेटमेंट इजी थी, बट जो थर्ड स्टेटमेंट है उसका कहां भी सोर्स जल्दी नहीं मिलता। तो ये एचसीएस वाले ही जानते हैं कि ये सोर्स कौन से सोर्स से इनने उठाया है। बट 2 स्टेटमेंट अगर हम आंसर की के हिसाब से जाएं और अगर हम देखें तो ये ऑल 3 पेयर्स आर करेक्ट। अगर हम देखें तो ये चीज है। अगर इससे पहले का क्वेश्चन हम देखते हैं तो इसमें दोस्तों सिर्फ 2 ही पैर हैं जो करेक्ट है। अगर इसका आंसर बी है, कैसे? अगर हम देखें बासवान, ये ना एक्चुअल ये चैप्टर आया है क्लास 12th की एनसीईआरटी से, जिसमें मुगल पेंटिंग के बारे में डिस्कस किया है। जब मुगल पेंटिंग का डिस्कशन जो एनसीईआरटी में होता है ना, उसमें यह बताया गया है कि मुगल के कौन से राजा ने कौन से पेंटर को पेट्रोनाइज किया ताकि वो बेस्ट से बेस्ट पेंटिंग कर पाए। जितने भी आपको ये नाम दिख रहे हैं ना, ये सब पेंटर थे। बट पॉइंट क्या है, इनमें 2 ही स्टेटमेंट गलत है। इसमें यह कि बासवान एक बहुत बड़े पेंटर थे अंडर अकबर, इसमें कोई डाउट नहीं है। मीर सैयद अली भी बहुत अच्छे पेंटर थे अंडर हुमायूं, जिनने मिनिएचर पेंटिंग और काफी जो नरेटिव टाइप की पेंटिंग होती जिसमें स्टोरीज दिखाए जा रहे हैं पेंटिंग के नजरिए से, ये हुमायूं के अंडर ये वर्क करते थे। बट जो दासवान थे ना, ये जहांगीर के अंडर नहीं थे, ये मोस्टली अकबर के अंडर थे। इसका मतलब यह है कि इसमें थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो राइट है। तो इसमें एक चीज क्लियर है कि जो मुगल पेंटिंग है वो हमें एनसीईआरटी से आया है, बट पॉइंट ये है कि मुगल पेंटिंग इंडियन आर्ट या थीम्स में आती हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें जो हम निग्लेक्ट कर देते हैं, वो चीजों को पढ़ते नहीं, वैसे उनके एक पॉइंट या एक वर्ड उठा के एचसीएस उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसका एक फिक्स है कि ओनली 2 पैर्स आर करेक्ट, जिसमें थर्ड जो पैर है वो मैच नहीं कर रहा है। अगर हम पहले देखें तो दोस्तों ये अगर पिछले का हम देखें तो कंसीडर द फॉलोइंग पैर, अगर हम देखें तो ये है नुहू सिपर। दोस्तों एक चीज याद रखो, नुहू सिपर एक
पोयम है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, जो अमीर खुसरो ने लिखी थी। इसमें भी कोई डाउट नहीं, क्योंकि अमीर खुसरो वन ऑफ द पहले पर्शियन वो थे जिनने इंडिया की पोयम के तरीके से उसकी ज्योग्राफी की तारीफ की थी। तो ये जो ज्योग्राफी की तारीफ थी, आपको पता पहले जितनी भी तारीफ की जाती थी वो पोइट्री में करते थे। तो अमीर खुसरो जी ने पोइट्री लिखी थी और पोइट्री का नाम नूसिफिर था, और ये वेरी करेक्ट स्टेटमेंट है। बट यही अगर हम रियाजुल इंशा देखते हैं, ये रियाजुल इंशा है, ये बोला जाता है कि ये महमूद गवान ने लिखी, गलत है। पहले तो आप एक चीज समझो, रियाजुल इंशा क्या है। ये एक लेटर राइटिंग का मैनुअल है, क्योंकि पर्शियन के टाइम पे लेटर्स बहुत लिखते थे, तो लेटर का तरीका क्या होगा, उसकी ग्रामर क्या होगी, कौन सी चीज पहले लिखनी है, कौन सी बाद में लिखनी है, ये जो मैनुअल होती है ना लेटर राइटिंग की, उसको हम बोलते थे रियाजुल इंशा। ये आई थी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। ये कहां भी मोहम्मद गवान से रिलेटेड नहीं थी, रेदर ये अब्दुल फजल से रिलेटेड थी। अगर हम ये देखें, ये रिलेटेड थी अब्दुल फजल के साथ, तो इसका कहां भी मोहम्मद गवान से कनेक्शन नहीं था। तो ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ लेटर राइटिंग, ये जो पॉइंट है ये गलत है। बट यही अगर हम थर्ड देखते हैं, जिसमें बुरान ए मासिर, ये रिफाउद्दीन शिराजी ने लिखी थी, ये बात सही है। अगर ये हम देखें बुरान ए मासिर क्या है, ये बेसिकली दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री है। अगर हम जब भी आप दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे, तो कोई भी एनसीईआरटी में स्टार्ट में मेंशन्ड होता है कि कौन सी सोर्स है या कौन सी सोर्स से हमें इनकी जानकारी मिलती है। जितनी भी दक्कन सल्तनत है, उनकी आधे से ज्यादा जो हमें सोर्सेस या जानकारी मिलती है, वो हमें बुरान ए मासिर से मिलती है। तो एक चीज क्लियर है, ये क्वेश्चन के बाद कोई भी चैप्टर आप पढ़ो, सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि ये चैप्टर या ये भी हिस्ट्री, मान लो दिल्ली सल्तनत आप पढ़ रहे, तो हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री हमें कौन सी बुक से पता चल रही है। जैसे जब आप मौर्यन हिस्ट्री पढ़ते हो, तो आपको पता है अर्थशास्त्र से आपको पता चल रही है, पैक्स इंडिका से आपको पता चल रही है। तो वही चीज जब आप इसमें जाते हो, कोई भी चैप्टर में आप जाते हो, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी सोर्स से ये चैप्टर की हिस्ट्री हमें पता चल रही है। तो एक पैटर्न हमें यह देखने को मिल रहा है। अगर हम ये देखें, तो आप बोलोगे बुरान है मजीर, ये रिफायुद्दीन शिराजी ने लिखी थी, ये एकदम करेक्ट है। जो दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और नूसिफिर एक पोयम थी जो अमीर खुसरो ने लिखी थी, जिसमें उसने इंडिया की ज्योग्राफी को ग्लैमराइज किया था, उसके बारे में बढ़िया बताया था। तो ये चीजें हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट है राइट, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो अब्दुल फजल ने लिखी थी, जो मैनुअल थी पर्शियन राइटिंग की, वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अगर आप पूछोगे कि इसमें कौन सी राइट है, तो मैं इसका ऑप्शन बोलूंगा ऑप्शन बी, ओनली 2 पेयर्स। अगर हम नेक्स्ट देखें, अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, तो ये 56 क्वेश्चन है, जिसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी दोस्तों मेडिवल इंडिया से आया। अभी आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन मोस्टली जो हमने डिस्कस किए, वो सब मेडिवल इंडिया से। जैसे आपने देखा होगा, मैंने पैटर्न के टाइम पे भी बताया था कि अप्रोक्सीमेटली 14 to 16 क्वेश्चन हमारे सिर्फ मेडिवल इंडिया से आ रहे हैं। स्पेशली आपने देखा होगा दिल्ली सल्तनत से, भक्ति सेन से, और जो दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेटिव टाइटल थे उसको लेके सवाल आया था। ये अगर हम देखें, तो इसमें काफी, मैं बोलूंगा काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। दिखने में इजी लगता है, बट जब आप इसकी डिटेल्स में जाते हो, तो इसमें काफी प्रॉब्लम आती है। अगर इसमें हम देखें, तो ये बोला जा रहा है कि 1676 में शिवाजी ने क्राउन किया था फॉर्मली एट राजगढ़। देखो एक चीज क्लियर है, ये बुक में भी मेंशन है कि राजगढ़ नहीं था, वो रायगढ़ था। पहले तो आपने रायगढ़ का कर दिया राजगढ़। अब कोई जिसने ध्यान से वो नाम नहीं पढ़ा होगा, वो आरे देखा होगा, गढ़ देखा होगा, उसको लगा होगा भाई मैंने कहां तो पढ़ा है गढ़, तो वो गेसिंग करके क्या कर देगा, राजगढ़ को क्लियर कर देगा। बट राजगढ़ नहीं है, वो रायगढ़ है, जो महाराष्ट्र के थाने वाले इलाके में, जहां शिवाजी ने क्राउन किया था। और कई जगह तो ये भी बोलते हैं रेदर देन 1676, 1674 में क्राउन हुआ था। तो एक चीज क्लियर है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर हम देखें सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट ये है कि कर्नाटका एक्सपेडिशन वाज द लास्ट मेजर एक्सपेडिशन ऑफ शिवाजी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर हम मराठा हिस्ट्री पढ़ते हो, ये हम भी पढ़ाते, जब हम भी पढ़ाते कि जब आप शिवाजी की हिस्ट्री देखते हो, तो शुरू में वो सिर्फ गोरिल्ला वॉरफेयर करते, मुगल्स के खिलाफ काफी टाइम तक वो लड़ते हैं। एक टाइम पे औरंगजेब उनको हॉस्टेज भी रख देते। जैसे ही वो हॉस्टेज से रिलीज होके आते हैं वापस से अपने मराठा किंगडम में, सबसे पहले वो खुद को क्राउन करते हैं रायगढ़ में। और रायगढ़ में क्राउन करने के बाद सबसे बड़ा अगर वो मेजर अटैक करते हैं, तो वो साउथ कर्नाटका में करते हैं रेदर देन नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में उस टाइम पे मुगल्स पावरफुल थे। तो कर्नाटका एक बहुत बड़ा एक्सपीडिशन होता है। शिवाजी के क्राउन होने के बाद कम से कम 2 साल ये एक्सपीडिशन चलता है। तो अगर आप ये देखोगे, कर्नाटका का जो एक्सपीडिशन था वो लास्ट में जो एक्सपीडिशन था, ये बात सही है, क्योंकि उसके एक्सपीडिशन के जब वापस वो आते हैं, कुछ साल में ही उनकी डेथ हो जाती है आउट ऑफ डिजीजेस।
तो ये सेकंड जो स्टेटमेंट है ये वेरी करेक्ट है। अगर यही हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कि इन 1678 शिवाजी कैंपेन्ड अगेंस्ट कर्नाटका एंड फोर्स कुतुब शाह टू पे अ सब्सिडी ऑफ 1 लाख हंस। अगर मैं स्टार्ट में देखूं ना, जब ये मैंने खुद एज ए टीचर भी जब स्टेटमेंट देखी थी, मैंने बोला था ये राइट है स्टेटमेंट, बट पॉइंट क्या हुआ, जब मैंने आंसर की देखी तो मुझे ये देखा कि ये स्टेटमेंट गलत क्यों आ रही है। जब मैंने और ध्यान से देखा, मैंने सबसे बड़ी गलती, या हम गलती करते हैं, हमने टाइमलाइन को ध्यान नहीं दी गया। ये क्या लिखा है 1678, बट एक्चुअल में जो एक्सपेंडिचर हुआ था वो 76 और 77 में हुआ था। एक ईयर का माइनर चीज जो हम मिस कर देते हैं, वो माइनर चीज की वजह से हम इसको राइट दे देते और हमारी जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो गलत हो जाता। इस लेवल का एचसीएस डिफिकल्ट हो गया है। इसके लिए कंटेंट की रिवीजन की बारीकी बहुत जरूरी है, जिसमें एक एक नंबर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो ये नंबर में अगर आप वो कर देते हैं, आपका जो ये क्वेश्चन है वो गलत हो जाता। अगर मैं पूछूं कि क्या ये क्वेश्चन था, मैं बोलूंगा ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, देखने में इजी था, डिफिकल्ट था, क्योंकि पढ़ते सब है, कर्नाटका एक्सपेडिशन सब पढ़ते हैं। बट जब ये टाइमलाइन आप पूछते हो कि क्या ये साल में किया था, क्या ये साल में किया था, और इवन हर किंगडम के अंदर हर राजा कितनी एक्सपेडिशन दूसरी जगह करते हैं। जब हम भी क्लास में पढ़ाते थे तो स्टूडेंट बोलते थे कि सर आप एक्स्ट्रा डिटेल्स दे रहे हो कि ये साल हुआ, अगली साल हुआ, इतनी टाइमलाइन थोड़ी वो पूछते हैं। अगर हम एचसीएस देखें तो इधर तो टाइमलाइन क्लियर कर दी, पूरी स्टेटमेंट राइट है। कुतुब शाह को सब्सिडी पे करनी थी, इसमें कोई डाउट नहीं। 1 लाख उनको देनी थी, ये भी राइट थी। कर्नाटका में उन्होंने एक्सपेडिशन किया था, ये भी राइट थी। बट 1678 की जगह 1677 और 76 था। हमने एक ईयर की गलती की। हमारा जो क्वेश्चन था आप सभी को पता है, नेचर देखो, हाउ मेनी ऑफ अबाव करेक्ट, या तो आपको पता है या आपको पता नहीं है, या तो आपको बारीकी ने आपने रिवाइज किया होगा, अगर आपको टाइमलाइन आपके दिमाग में थी तो आप करेक्ट कर लोगे, नहीं तो मोस्टली ये जो क्वेश्चन है वो गलत होएगा। यही चीज हम देखने मिलते हैं। इसका अगर आप आंसर पूछोगे कि आंसर क्या था, इसका आंसर ए था, क्योंकि इसमें एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, वो है सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो रायगढ़ था। थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इधर जो टाइमलाइन दी है वो टाइमलाइन गलत है, 1678 नहीं था, वो 1676 77 था। ये टाइम था सबसे बड़ा मेजर एक्सपेडिशन कर्नाटका में हुआ था। अगर नेक्स्ट हम देखें तो ये 55 क्वेश्चन है, ये हमारे हरियाणा, अगर हम देखें अभी जो हिस्ट्री हो रही है वो हरियाणा से काफी लिंकेज आ रहे हैं। आपको मैंने बताया भी था कि 1857 का जो रेवोल्यूशन है वो हम सब पढ़ते हैं, सब देखते हैं, सब जानते भी हैं, बट हम ये नहीं देखते कि ये रेवोल्यूशन में इंडिया के कौन से लीडर, हरियाणा के कौन से लीडर थे, कौन से डिस्ट्रिक्ट से थे, और कौन सा उनका कंट्रीब्यूशन था। अभी आप देखोगे ना, इधर तीन एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले तो पूछा जा रहा है 1857 के लीडर, दूसरा ये पूछा जा रहा है हरियाणा के कौन से रीजन के, तीसरा उन्होंने पूछा है कि इनका नाम क्या क्या है। अगर हम देखें तो ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि 1857 सब पढ़ते हैं, कोई ये नहीं पढ़ता कि ये कौन से एरिया से थे, स्पेशली हरियाणा के लीडर्स कौन से डिस्ट्रिक्ट है, उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो मैं इसको मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बताऊंगा, बट अभी हमारे पास आंसर क्लियर है कि जहां तक लीडर ऑफ रेवोल्यूशन की बात है इन 1857, और ये चीज तो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है। 1857 अहिरवाल हरियाणा, ये राव तुलाराम ने किया था, ये स्टेटमेंट वेरी करेक्ट है। यही अगर आप देखो लीडर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1857 इन फरीदाबाद हरियाणा, धनु सिंह, ये भी राइट है। ये दोनों पीजेंट लीडर थे दोस्तों, जिनने काफी एक रिबेलियन किया था 1857 में। बट अगर आप थर्ड स्टेटमेंट देखते हो, लीडर ऑफ रेवोल्यूशन इन हांसी हरियाणा इन 1857, जिसका नाम है इमाम अली कलंदर, ये गलत है, क्योंकि इमाम अली कलंदर लीडर तो था, आप सभी को पता है कि ये लीडर था। अगर किसने नाम थोड़ा बहुत याद होगा, उसको याद होगा कि नो डाउट ये लीडर ऑफ रेवोल्यूशन तो था, बट ये जो रेवोल्यूशन का लीडर था वो बरेली से था रेदर देन हांसी से। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसकी वजह से अगर हम देखें, नंबर 1 नंबर 2 स्टेटमेंट राइट है, और जो नंबर 3 स्टेटमेंट है वो गलत है। तो जो आंसर रहेगा वो हमारा बी रहेगा, कि इसमें ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, नॉट ऑल 3 आर करेक्ट। इनकरेक्ट क्या है, इमाम अली कलंदर वो बरेली का लीडर था रेदर देन दिस। अगर आप पूछोगे कौन सी कैटेगरी में, एक पैटर्न तो हमें क्लियर हो रहा है कि ये पैटर्न अभी हमें लीडर के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली हरियाणा के पर्सपेक्टिव से। बट एक और चीज क्लियर है कि काफी डिफिकल्ट लेवल पे है, और स्पेशली आप देखोगे ना, कोई एलिमिनेशन आपका नहीं चलेगा। भले आपको ये पता था, फिर भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको तीनों पता होना चाहिए। या तो आपको तीनों पता है, या फिर आपको कुछ नहीं पता है। और फिर भी जब किसी को 2 पता होता है तो वो क्या करता है, प्रोवोक होके उसको 2 करता ही करता है, क्योंकि मुझे 2 पता है, एक के लिए तो मैं गैस कर लेता हूं। प्रॉब्लम क्या है, ये गैसिंग आपको नेगेटिव मार्क्स दे देती है। तो एक चीज क्लियर है, या तो आपको पता है या फिर आपको पता नहीं है। अगर मैं बैक स्टेटमेंट देखूं, बैक ये आ रहा है, अगर हम देखें कि ये जो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर है, अगर हम देखें तो दारुल अदल,
बलाहार, मलिकुट तुज्जर, ये वही चीजें जो हमें दिल्ली सल्तनत के टाइम पे देखने मिल रही है। और ये एनसीईआरटी भी मेंशन है, और तीनों राइट है कि दरुल अदल प्लेस ऑफ जस्टिस मानी जाती थी दिल्ली सल्तनत में। यही बलाहार जो लोग हैं उनको लो कास्ट एग्रीकल्चर लेबर कंसिडर किया जाता था। ये कास्ट का नाम है जिसमें ये था। अगर थर्ड देखें मलिकुट तुज्जर, ये चीफ ऑफ ट्रेडर थे, ये मर्चेंट कम्युनिटी के हेड होते थे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये आपको एनसीईआरटी में भी मेंशन पा जाते हैं। देखो कई चीजें जो एनसीईआरटी में मेंशन है, बट पॉइंट ये कि पूरे अच्छे से मेंशन नहीं है। हमारा एज अ स्टूडेंट काम होता है कि कोई भी नाम अगर लिखा है उसको सीरियसली करके थोड़ा इन डेप्थ रिसर्च करके उसकी पूरी डिटेल हम निकालें। तो हमारा जो प्राइम मटेरियल रहेगा, मैंने आपके सामने रखा था पूरे अप्रोच की क्लास में, कि आपका प्राइम मटेरियल रहेगा एनसीईआरटी। उसके हर वर्ड देखना, हर कोई भी लीडर का नाम लिखा है तो उसको गहराई में जाना। दूसरा आप ये देखना कि इसका हरियाणा से कोई रिलेशन है कि नहीं, हरियाणा की कोई डिस्ट्रिक्ट से कोई लीडर है, कोई मूवमेंट है, सिग्निफिकेंट इवेंट है, उसको आपको हरियाणा से टच करना पड़ेगा। तो जो अभी एचसीएस जो हिस्ट्री है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, मुश्किल हो गई है, काफी टफ लेवल पे आ गई है। इसके लिए आपकी जो प्रिपरेशन है, आपको हिस्ट्री के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। नो डाउट आपको मार्क्स ज्यादा देती है, बट आधे से ज्यादा आपको नेगेटिव भी हिस्ट्री देती है। ये हमको ऐसे क्वेश्चन से देखने मिल रहा है। अगर पीछे का देखें, ये सबसे पहले अगर हम देखें तो 53 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, जिसमें है मूल फुफजत, जिसमें कन्वर्सेशन और सुफिसेंट। अगर हम देखें तो ये अगर आप वर्ड देखोगे, उल्फुज, उल्फुज का मतलब होता है अल्फाज। अल्फाज का मतलब होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। उर्दू वर्ड है अल्फाज, जिसका मतलब है आप क्या बोल रहे हैं। जितने भी सूफी सेंट थे उनकी जो कन्वर्सेशन थी, जो भी उनकी बातचीत होती थी भगवान को लेके, उनके जो पर्सपेक्टिव होते थे, ये पर्सपेक्टिव का जो डिस्कशन है वो हमें मुल्फुजात में देखने मिलता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये वेरी करेक्ट है। बट इनने गेम खेला ये दो के साथ। अगर हम मकतूबात अगर हम देखें, मकतूबात एक्चुअली कंपाइलेशन है रिटर्न लेटर का। यही अगर आप ताजीकार देखते हो तो ये रिकलेक्शन है ऑफ बायोग्राफी ऑफ सूफीसेंट। इसका मतलब ये है कि 2 का एक्चुअल आंसर सी था और 3 का आंसर बी था। इनमें आपसे क्या पूछ रहे हैं कि कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें एक चीज क्लियर है कि ये दोनों गलत है, क्योंकि मुल्फुजात का मतलब है कंपाइलेशन ऑफ रिटर्न लेटर, और ताजी की रात का बात है कलेक्शन ऑफ बायोग्राफी ऑफ सूफी सेंट। तो ये सूफी चैप्टर से आया था। देखो वापस से सूफी चैप्टर से आया, भक्ति मूवमेंट के चैप्टर से आया। अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका जो आंसर है वो रहेगा ए। अगर हम पीछे जाए तो ये है अगर हम पीछे शायद 52 53, हाँ 52 अगर हम देखें, इसका जो आंसर है ये आंसर है सी। अगर हम देखें प्रतियार किंग भोज जो थे, गुर्जर प्रतियारा, वो मालवा रीजन से शुरू हुए थे, और इनके बारे में जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें ग्वालियर में देखने मिलती है। इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो अभी जो क्वेश्चन है वो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पे बहुत आ रहे हैं। कोई भी किंगडम आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इनके बारे में मैं पता कैसे चल रहे। मेडिवल इंडिया में आधे से ज्यादा किंगडम के बारे में पता चलता है इंस्क्रिप्शन के थ्रू। आप सभी ने, आप कभी भी आर एस शर्मा भी उठा के देखो, जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो होता है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अभी जो क्वेश्चन है ये मैंने यूपीएससी में भी पैटर्न देखा, यही मैंने एचसीएस में भी देखा कि अभी जो सोर्सेस है उसमें बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि अगर प्रतियार किंग भोज के बारे में हम पढ़ते हैं, इनके बारे में कौन सी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। यही अगर हम सतावाना किंग पुलुमवी देखें तो सतावाना किंग नो डाउट ये हमारे महाराष्ट्र वाले रीजन से आते थे, और इनकी मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन हमें नासिक इंस्क्रिप्शन जो एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में उधर से देखने मिल रही है। अगर हम थर्ड देखें तो हुन किंग तोरामन के बारे में है कि ईरान वरह इंस्क्रिप्शन, ये भी बहुत राइट है कि वरह की, उनको तोरामन ने खुद को एक वरह के रूप में दिखाया गया था और ये इंस्क्रिप्शन उधर पाई गई थी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो तीनों है ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है नंबर सी में। तो हमारे पैटर्न हमें समझ आ गया है कि आगे ऐसे कुछ क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हमें बहुत ज्यादा से पढ़ना पड़ेगा। ये जो 51 वाला है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या फिर थोड़ा डाउटफुल होता है। अगर हम देखें, पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि जो सिलेक्शन ऑफ विजयनगर साइट है वो इंस्पायर हुई थी बाय एग्जिस्टेंस ऑफ विरूपक्ष टेम्पल। देखो एक चीज याद रखो, जो विजयनगर एम्पायर है वो कर्नाटका का एम्पायर है। कर्नाटका में एक बहुत बड़ी प्लेस है हम्पी, जिसकी एनसीईआरटी भी मेंशन्ड है, जहां सबसे फेमस टेम्पल है विरूपक्ष टेम्पल। ये विरूपक्ष टेम्पल को 22 में भी सवाल पूछा गया था। ये विरूपक्ष टेम्पल जो है ये शिव जी का मंदिर है, ये शिव जी का। और जितने भी ये रूलर थे, स्पेशली विजयनगर के रूलर थे, वो शैवाइट थे, मतलब वो शिव जी की भक्ति करते थे। क्योंकि वो शिव जी की भक्ति करते थे तो उनने क्या किया था, विजयनगर जो एक हम्पी की साइट है उधर खुद का कैपिटल बनाने का डिसीजन उनका एक तरीका ये भी था, क्योंकि वो खुद को एक धर्म का प्रोटेक्टर दिखाना चाहते थे। दोस्तों कोई भी किंगडम बिना लेजिटिमेसी की चलती नहीं। आपको लोगों को समझाना पड़ता है कि आप
आपके धर्म को हम बचाने के लिए बैठे हैं। इसके लिए कोई भी रूरल पहले जमाने में वो टेम्पल के करीब ही अपना कैपिटल रखते थे। ये बहुत एक्सेप्टेड फैक्ट है कि कहां ना कहां टेम्पल के करीब ही कैपिटल बनते थे मेडिवल इंडिया, स्पेशली साउथ इंडिया में। वही चीज विरूपाक्ष टेम्पल ये टाइम पे नहीं आया था, बहुत पहले से था। और शिव का सबसे मेन जो लिंग माना जाता है, स्पेशली शिवलिंगास के लिए जाना जाता था, वन ऑफ द प्रीशियस टेम्पल है। और उधर हम देखें तो उधर सिलेक्शन ऑफ विजयनगर की साइट एज अ कैपिटल ऑफ विजयनगर किंगडम, ये बहुत ही करेक्ट स्टेटमेंट है, इसके लिए ही करी थी। सेकंड हम देखें तो विजयनगर वाज एस्टैब्लिश्ड नियर पंपा देवी टेम्पल। देखो जो पंपा देवी है ना, पंपा देवी ये पार्वती माता है। पार्वती माता को ये पंपा देवी बोलते हैं कर्नाटका के रीजन में। जहां शिव है उधर पार्वती तो रहेगी रहेगी। तो ये पंपा देवी टेम्पल, इसमें कोई डाउट नहीं है, उधर विजयनगर की उधर एस्टैब्लिश हुआ है, क्योंकि दो बहुत बड़े हैं, एक विरूपाक्ष हो गया, एक पंपा देवी टेम्पल हो गया। बहुत फेमस दो टेम्पल है, जिसकी वजह से विजयनगर को उधर चुना गया था। बट जो थर्ड स्टेटमेंट है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। श्री पंपाए नमः, ये इंस्क्रिप्शन फाउंड की गई है विजयनगर कॉइन्स में। ये पूछ रहे, देखो अगर हम विजयनगर कॉइन्स, देखो अभी ये हो गया है कि जो भी किंगडम उसके कॉइन्स को हमें स्टडी करना पड़ेगा। आप अगर एनसीईआरटी में भी चैप्टर देखते हो जिसमें कॉइन्स ट्रेडर के बारे में डिस्कस किया गया है, वैसे ही हमें हर किंगडम के कॉइन, स्पेशली विजयनगर के जो कॉइन्स होते हैं वो मेंशन एनसीईआरटी में, फोटो भी आपको मिल जाएगी। वो फोटो में कहां भी हमें श्री पंपाय नमा नहीं देखने मिलता। देखो ऐसे तो कॉइन्स बहुत सारे होते हैं, बट ये मैं बोलूंगा ये डिफिकल्ट है, सिर्फ आपके लिए बताना नहीं है, हमारे लिए भी डिफिकल्ट है बताना। श्री पंपाय नमः अगर हम वेल एक्सेप्टेड हिस्ट्री अगर हम देखें, कोई भी विजयनगर के कॉइन्स में ये पाया नहीं जाता। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, और जो फर्स्ट दो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो बी है, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रेदर देन 3 स्टेटमेंट। और अगर कोई तीसरी स्टेटमेंट गलत है तो ये श्री पंपाय नमः इंस्क्रिप्शन वाली गलत है। अगर हम बैक देखें और एक ये देखें तो 50 वापस से देखो, भक्ति और सूफी सेंट पे वापस से क्वेश्चन आ गया है। अगर हम ये देखते हैं तो ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कबीर ग्रंथावली इज रिलेटेड टू दादू पंथीज ऑफ राजस्थान। ये गलत है, क्योंकि दादू दयाल सिंह जो राजस्थान के थे, उनकी उनको उनके जो फॉलोवर है उनको बोला जाता है दादू पंथी। जहां तक कबीर ग्रंथावली जो है, ये जो बुक है, इनके जो फॉलोवर है इनको बोला जाता है कबीर पंथीज। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कहां भी दोनों रिलेटेड नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अगर आप सेकंड देखोगे तो मीरा के जो टीचर रायदास वाज अ वीवर, ये बहुत एक्सेप्टेड है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेंशन एनसीईआरटी में भी आता है कि जो भक्ति मूवमेंट है वो एंटी कास्ट मूवमेंट भी था, क्योंकि उसने हर कास्ट को लेके भगवान के प्रति लाने की उन्हें कोशिश की थी। तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये भी दिखाई जाती थी कि भक्ति मूवमेंट के जितने भी लीडर्स रहे वो काफी लो सोशल बैकग्राउंड से भी आए, और इवन लेट से जो उनके गुरु रहे वो भी लो सोशल बैकग्राउंड से पाए गए। तो ये भी क्लियर है कि मीरा के जो टीचर रायदास थे वो वाज अ वीवर, ये वेरी एक्सेप्टेड फैक्ट है। बट यही अगर आप देखोगे, मलिक मोहम्मद जयसी promoted the establishment of prayer halls like नामगर। दोस्तों जयसी, आपको पता है कि पद्मावत जो मूवी आई थी, ये पद्मावत की जो बुक है ये जयसी ने लिखी थी। तो ये ऑथर थे, और जो पोयम लिखते थे, वर्सेस लिखते थे, इनके पास खुद के पास ऐसा कोई पैसा नहीं था कि कोई ये प्रेयर हॉल बना दे, जैसे नामगर जैसा बड़ा प्रेयर हॉल। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि ये कवि है, ऑथर है, रेदर देन कोई राजा जो कि एक प्रेयर हॉल बना दे। तो इसमें अगर हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि कबीर ग्रंथावली जो फॉलो करते हैं उनको हम कबीर पंथीज बोलते हैं रेदर देन दादू पंथीज। दादू पंथी, दादू दयाल खुद एक राजस्थान के बहुत बड़े संत थे, जिनको फॉलोवर के दादू पंथी हम बोलते हैं। यही अगर मीरा के टीचर देखें, रायदास वाज अ वीवर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम तीनों में देखें तो इसमें ओनली जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वही करेक्ट है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा फ्रेंड्स। इसमें ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर हम बैक जाके देखें, नेक्स्ट हम देखें तो ये 49th क्वेश्चन है, जिसमें अगर हम देखें स्टेटमेंट 1 ये बोलती कि द पुरानास कॉल द सतावना अंतर्भृत्य एंड आंध्रा राजत्य। ये भी एनसीईआरटी की सतावना के स्टार्ट में ही मेंशन है कि सतावना की जो सोर्सेस है। देखो मैं वापस से आपको लाऊंगा, ये जो क्वेश्चन है ये सोर्सेस का क्वेश्चन है। कम से कम मैंने 4 से 5 क्वेश्चन आपको ये दिखा दिए जो सिर्फ सोर्सेस से आ रहे हैं। कम से कम मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिखा दिए जो सिर्फ भक्ति सूफी मूवमेंट से आ रहे हैं, जो एनसीईआरटी में मेंशन है। उसमें कई स्टेटमेंट मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री की दिखाई जो काफी इजी लेवल पे थी, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से हो रही थी। दूसरा, आपने एक चीज देखा,
कोई भी स्टेटमेंट आपके एनालिसिस नहीं मांग रहा, कोई भी स्टेटमेंट आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं मांग रहा। जितने भी क्वेश्चन लगभग आपने देखे हैं सब आपकी फैक्ट मांग रहे। इसका एक चीज क्लियर है, जो हिस्ट्री यूपीएससी में हम एनालिसिस करके पढ़ते हैं, बट यही जब आप एचसीएस में आते हो तो स्टैटिक नॉलेज ज्यादा आने लगती है, फैक्ट बेस्ड नॉलेज हमको ज्यादा आते हुए देखने को मिल रही है। तो याद रखना, एचसीएस की हिस्ट्री में आपको याद बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, डेट्स भी आपको याद करनी पड़ेगी, पर्सन भी याद करना पड़ेगा, और कुछ चैप्टर जो है वो हम कभी भी मिस नहीं कर सकते। कोई भी एनसीईआरटी, कोई भी चीज इसमें आपको और डिटेल में भी करना पड़ेगा कि सतावना हो गई, डेक्कन सल्तनत हो गई, या फिर मुगल सल्तनत हो गई, या दिल्ली सल्तनत हो गई। सबसे पहले हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि ये सल्तनत के जो राजा हैं या फिर सल्तनत की जितनी भी हिस्टोरिकल जानकारी हमें कौन से सोर्स से पता चल रही है। क्या वो इंस्क्रिप्शन से पता चल रही है? अगर वो इंस्क्रिप्शन से पता चल रही है तो हम इंस्क्रिप्शन देखेंगे, अगर कोई बुक से पता चल रही है हम वो बुक देखेंगे, उसको नोट कर लेंगे। आप देखना जो सवाल है उसके ही अराउंड आएंगे। तो वही चीज हमको ये पैटर्न, इसलिए मैं बोलता हूं जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो हमें पैटर्न सिखाता है, ये पैटर्न हमें सीखना है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि सतावना को पुरानाज ने ये नाम से मेंशन किया गया है। अगर सेकंड स्टेटमेंट देखें, द हिस्ट्री ऑफ सतावना इज स्पेशली फाउंड इन विष्णु एंड भागवत पुराण। अगर हम देखें भागवत पुराण में कहां भी मेंशन हमें देखने नहीं मिला है, बट थोड़ा बहुत हमें विष्णु पुराण में देखने मिला है। बट आप शब्द देखो, शब्द क्या है? इज स्पेशली फाउंड। जब आप पूरे स्पेशली फाउंड, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा अगर इनकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है तो हमें इससे मिलता है। किसी ने भी पढ़ा होगा जो मेंशन भी होता है कि इसकी जो हिस्ट्री है वो हमें मत्स्य पुराण से ज्यादा आती है, और दूसरे गरुड़ नहीं बोलूंगा, मत्स्य पुराण हो गई, और डिफरेंट पुराणास है जिसमें मेंशन पाती है। बट भागवत पुराण में हमें नहीं मेंशन पाती, बट विष्णु पुराण में पाती है, बट थोड़ी पाती है। तो अगर आप पूछोगे कि स्पेशली फाउंड किया गया है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फिर तीसरा वो है कि नेम्स ऑफ मोर देन 100 किंग्स ऑफ सतावना आर फाउंड इन द पुराना। देखो पुराना भगवान के बारे में, ये सतावना के सिर्फ किंग के बारे में नहीं, वो थोड़ी बहुत हिस्टोरिकल मेंशन कर देती है। ज्यादा से ज्यादा वो 30 से 40 नाम ले लेगी, 100 से नाम अगर वो ज्यादा दे दी, इसका मतलब है कि वो पुराना भगवान के लिए कि सतावना के लिए, तो ये डाउटफुल आएगा। तो इसके लिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। यही अगर आप सेकंड स्टेटमेंट देखोगे तो पार्शियली राइट है, बट आप जो बोल रहे हो ना स्पेशली फाउंड, इससे आपको क्लियर हो गया कि ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये स्टेटमेंट देखो, एक एक शब्द मैटर करते हैं। आप विष्णु पुराण देखते हैं, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी याद हो तो आप कर लेते, बट जब आप ये शब्द देखते हो ना स्पेशली फाउंड, तो फिर क्या होता है, पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। याद रखना, क्वेश्चन में एवरी स्टेटमेंट मैटर्स, ये चीज हमें इधर देखने को मिल रही है। अगर आप इसका आंसर पूछोगे कि सर इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये हमारा इसमें हो जाता है। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस से देखो, भक्ति एंड सूफी सेंट। वापस से भक्ति आ गई, वापस से सेंट आ गई। किसने क्या लिखा है, किसने क्या कलेक्शन लिखा है, कहां से, इनके लीडर कौन हो गए, इनकी कॉम्पोजिशन क्या थी। देखो स्टेटमेंट 2 बताई जा रही है जिसमें क्या बोला जा रहा है, भक्ति सेंट्स शंकर देव एड्रेस वैष्णव धर्म एज भगवती धर्म। इसमें कोई डाउट नहीं है, एनसीईआरटी में मेंशन है कि असम के जिनने भगवती धर्म बोला था। सेकंड आप देखोगे, शंकर देव मेन कंपोजिशन इस कीर्तन घोष। ये तो हमने आगे भी देखा था ना, सूरदास का 3 स्टेटमेंट देखी थी कि सूरदास हो गए, हमारे संत तुकाराम हो गए, और अपने ये भक्ति सेंट शंकर देव के बारे में बताया गया था कि ये कौन सी उनने लिखी है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये राइट है, बट जो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है, शंकर देव मेन कॉम्पोजिशन इस कीर्तन घोष, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ये तो आगे फैक्ट भी है जो हमने मेंशन किया है, दोनों राइट है। बट भले हमें दोनों पता है, फिर भी जो एचसीएस है वो हमारे साथ एक ट्रैप करेगी। कैसे? इसमें पूछ रहे इन लाइट ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट चूज द करेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन। ठीक है, आपको लगा कि दोनों स्टेटमेंट राइट है तो आपने बोला बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ये शायद वो पिछले क्वेश्चन में था, मैंने थोड़ी स्किप कर दी, कि इसमें शायद एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे। अगर हम देखें तो ये राइट है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ये जो मैं आपको बता रहा था पॉइंट की कैसे गेम खेलते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें अगर हम देखें, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका जो आंसर है वो एक है। अगर हम देखें ये स्टेटमेंट कि देखो, वापस से विरूपाक्ष टेम्पल,
वापस से विरूपक्ष टेम्पल। द विरूपक्ष टेम्पल वॉज बिल्ट इन द 16th century। हमारे पिछले स्टेटमेंट से क्लियर था कि विजयनगर की साइट हमने इसलिए चूज की थी क्योंकि उधर पहले से विरूपक्ष टेम्पल था। इसका मतलब ये है कि 16th century में ही विजयनगर एम्पायर बना था। तो जब एम्पायर उसी टाइम पे बना, उसी टाइम पे विरूपक्ष टेम्पल कब बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि कैपिटल ही उसकी इंस्पिरेशन से हमने लिया था। तो ले दे कि ये जो स्टेटमेंट है ये वेरी रॉन्ग है, तो ये स्टेटमेंट को हम कट कर देंगे। यही अगर हम सेकंड देखें, द पवेलियन इन फ्रंट ऑफ विरूपक्ष टेम्पल वाज बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कृष्णदेवराय, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम देखेंगे तो इसमें स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, बट जो स्टेटमेंट 2 है ये राइट है। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो डी होगा दोस्तों 47 क्वेश्चन का। यही अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये देखो वापस से ये जो क्वेश्चन है ना, ये आर्कियोलॉजिकल साइट में। आर्कियोलॉजिकल साइट मतलब सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। याद रखना, रिपीटेडली जिसने मेरी क्लास देखी है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हर चैप्टर की हमें पढ़नी है। कोई भी चैप्टर हम देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे इसकी सोर्सेस क्या है, कहां से हमें पता चल रहा है। और याद रखना एनसीईआरटी आपका प्राइम बेस रहेगा। अगर हम देखें मैच द लिस्ट, जिसका अगर इसका आंसर देखें, इसका अगर हम आंसर इसका हम आंसर देखें तो इसका आंसर एक्चुअल में है डी। अगर डी में देखें तो ए का क्या बता रहा है, वज्जोगल थम्बी एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो सतावना के काफी कॉइन्स हमें उधर देखने को मिलते हैं। और वो नासिक में, आपको पता है सतावना रूलर के बारे में भी मेंशन जब मैंने किया था, जिसमें नासिक डिस्ट्रिक्ट के साथ किया था, वही जो सोर्स है आर्कियोलॉजिकल साइट है, वही हमें देखने को मिल रही है। जो बी का है, बी का जो देव भरनक है, ये हमें मिलती है 4 में। अगर हम देखें ये शाहबाद बिहार में। देखो ये जो है ना, ये गुप्ता रूलर के टाइम पे, ये गुप्ता की जितनी भी इंस्क्रिप्शन आपको मोस्टली पाती है ना, जिससे हम गुप्ता हिस्ट्री को पढ़ते हैं, वो देवभरनी में, और देवभरन जो है वो बिहार के शाहबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि बी का है 4। अगर सी का हम देखें, देव राष्ट्र है हमारा, अगर हम देखें तो ये है विशाखापट्टनम। देखो ये जो ऑप्शन था ना, ये मैं बोलूंगा थोड़ा डिफिकल्ट था। क्यों? क्योंकि देव राष्ट्र जल्दी मिलता नहीं है। ये वन ऑफ द एंशिएंट किंगडम होते थे विशाखापट्टनम में, जो अराउंड 5th सेंचुरी में होते थे, जो ये होते थे। ये ना ही आपको एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, कहां भी मेंशन नहीं है। बट अगर डी देखे, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली एनसीईआरटी में मेंशन है कि ये जो पटकडकल है, अगर हम देखें जो डी का है, ये बीजापुर जो कर्नाटक है, क्योंकि जो चालुक्यन किंग्स थे उनका जो कैपिटल था, चालुक्यन किंग का कैपिटल ही ये पटाडकल था, जो बीजापुर, क्योंकि आपको पता है चालुक्य और बीजापुर, चालुक्य और बदामी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये वेरी करेक्ट है, ये कर्नाटका से आता है, चालुक्यन किंग से आता है। अगर आप बोलोगे कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कहां से, एक ही चैप्टर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, चालुक्यन किंगडम, जब आप मेडिवल इंडिया में पढ़ रहे थे, आपको ध्यान क्या देना था, सोर्सेस की ये कहां से आया है। हम वो स्किप कर देते, सवाल उधर से ही आता है। तो ये चीज हम ये देख रहे हैं। अगर नेक्स्ट हम देखें तो ये मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अगर हम देखें इसकी मैच लिस्ट, अगर हम देखते हैं इसका जो आंसर है वो है इसका जो आंसर है वो आंसर है बी वाला। अगर हम बी देखें, बी कैसे, अगर आप देखोगे ए, निषाद कम्युनिटी, एक्चुअल में ये फॉरेस्ट कम्युनिटी के होते थे, जो ये हंटिंग करते थे। यही अगर आप आखे तक देखोगे, आखे तक जो है ये हंटिंग कम्युनिटी के लिए बोला जाता है, जो फॉरेस्ट के रीजन में रहती है। तो ये जो दो हैं, ये दो रिलेटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यही अगर आप बी का देखोगे, चरमाकर, ये करावर, ये दोनों कम्युनिटी है। जो चरमाकर वो होते थे जो लेदर का काम करते थे, ये जो करावर होते थे ये भी इनसे रिलेटेड लो कास्ट में आते थे, जो एग्रीकल्चर लेबर का काम करते थे। तो इनकी रिलेटेड चीजें इसके लिए आ गई। देखो ये फॉरेस्ट में रहते थे, इसके लिए इनको हंटिंग कम्युनिटी से जोड़ दिया। ये चरमाकर लेदर वर्कर थे, तो ये लो कास्ट वालों से जोड़ दिया। यही अगर हम मुच्चुकुरु देखें, सी का अगर हम देखें, तो इसका जो आंसर है वो है कैवट। यही अगर आप पुक्कुस और पोलकास देखते हो, ये भी मेहतर से। अगर हम देखें तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एंशिएंट कम्युनिटी, अगर आपको मुच्चुतुर वाला बताऊं, मुच्चुतर जो कम्युनिटी थी वो फिशरमैन कम्युनिटी थी। यही जो रहते थे, अगर हम मुच्चुतर का देखें, सी का जो है, सी का जो 3 कैवट वाली जो है, ये भी कौन है, आप सभी को पता है, रामायण में कैवट जो बोट चलाते हैं। देखो ये फिशिंग करते हैं, ये बोट चलाते हैं, ये फिशिंग करते हैं, ये बोट चलाते हैं, इसके लिए इनसे रिलेटेड कर दिया। तो ये रिलेटेड चीज थी कैवट। कैवट आपने नाम सुना होगा, तो ऐसे ये कैवट नाम आया, जिससे ये फिशिंग करते थे, ये बोट चलाते थे, फिशिंग करते थे, इसके लिए इनको जोड़ लिया। यही पुक्कास पोलकास आप आते हो, तो हमारा जो, क्योंकि हमने 3 करेक्ट कर लिया, तो ये मेहतर होगी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये चीज है। तो ले दे कि
ये एंशिएंट कम्युनिटीज है, सोशल स्ट्रक्चर है, इसके लिए जब भी हम पढ़ेंगे तो हमें सोशल स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा। देखो पूरा पैटर्न में हमें टेंशन लेने की बात नहीं है, बात सिंपल ये है कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, भक्ति और सूफी सेंट से आ रहे हैं कि उनने क्या कॉम्पोजिशन की है, एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन उठाई जा रही है। मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा इजी क्वेश्चन आए बट कम आए हैं, बट ये मत सोचना कि मॉडर्न हिस्ट्री आगे आएगी नहीं, क्योंकि एचसीएस है, आज कम करी कल को ज्यादा दे देगी, फिर आप सरप्राइज कर जाओगे। हमारी अल्टीमेट कंक्लूजन यही है कि हर चीज हमें पढ़नी है, हर जो हिस्ट्री है उसको निग्लेक्ट हमें करनी नहीं है, बट जब भी हम हिस्ट्री देखते हैं तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट और जो भी मेजर मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं और जो इनकी कंपोजिशन है, जो लिटरेचर है, वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। और खास बात ये कि हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि लीडर ऑफ रेवोल्यूशन हरियाणा का कॉन्टेक्स्ट है। मैं एक और बुद्धिस्ट स्तूपा बताऊंगा जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, उस पर सवाल आए थे, तो ये चीज भी हम देखेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी इजी क्वेश्चन है ये एक्चुअल में। अगर आप देखोगे ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन का आप चैप्टर निकाला एनसीईआरटी से, जिसमें अगर आप मैप देखोगे ना कि हड़प्पन की ट्रेड का मैप दिखाया गया था कि कैसे वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट में जो वो करती थी उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन को अलग अलग बताया जाता था। अगर हम ये देखें, इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो है डी। डी ऐसे अगर हम देखें, ए जो है दिमुन, आप सबको पता है मेलुहा, मेलुहा आपको हड़प्पन लोगों को ये अरब मेंशन करते थे, तो मेलुहा जो है नो डाउट ये सिंध इलाके से, क्योंकि उधर जो थे पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा ट्रेड करती थी। यही अगर आप बी देखते हो, बी अगर आप देखेंगे, जो मकान है, मकान स्टार्ट से देखते हैं, दिमुन जो है, दिमुन जगह है, ये बहरीन आइलैंड को बोला जाता है। यही अगर हम मकान वो देखते हैं बी वाला, ये मकरान कोस्ट को बताया जाता है। ये उर वाला जो है ये मेसोपोटामिया के पोर्ट को बताया जाता है। सिंपल एनसीईआरटी से मैप उठाया, वो मैप के उठा के आपसे सवाल पूछ लिया। एनसीईआरटी के ए टू जेड मैप आपको पढ़ने पड़ेंगे, ए टू जेड साइट आपको पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफिकल एंगल से आपको चीजें पढ़नी पड़ेगी। ये पैटर्न हमें ये क्वेश्चन से देखने को मिल रहा है, डायरेक्टली एनसीईआरटी का ये उठाया था उनने। अगर नेक्स्ट हम देखें, अगर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें, इसका जो आंसर है ये डी है दोस्तों, इसका आंसर है डी। अगर हम देखें इसका जो अब्दुल अजन जुवारी जो है वो काशफुल मजहब की बुक से जाना जाता है। कुली खान, देखो अगर कुली खान हम देखें ना, इसकी मेंशन कहां भी जल्दी पाई नहीं जाती। अभी तक मुझे भी नहीं पता चला कि कुली खान कौन सा कंसिडर करे, क्योंकि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में बंगाल के इधर कुली खान दिखते हैं, बट उनका इनसे रिलेशन जल्दी देखने को नहीं मिलता। बट इसके जो आंसर है सी का अगर हम देखें तो ये मुनीस वाला है। यही अगर हम डी का देखते हैं तो ये टू वाला है। तो क्योंकि हमें तीन मिल गया तो इसका जो आंसर है वो ये रहेगा। तो ये मैं बोलूंगा ना टफर साइड ये क्वेश्चन था। यही अगर हम 42 देखें, ये ना थोड़ा डिबेट वाला क्वेश्चन है, जिसमें आंसर की को लेके काफी डिबेट हो सकती है, क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसी बताई गई है। अगर हम ऑफिशियल आंसर की देखते हैं, देखो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि समुद्रगुप्ता की जो व्याघ्र शैली जो पोस्चर है, रिवील इज कॉन्क्वेस्ट ऑफ वेस्ट, एक्चुअल में देखें तो वेस्ट जो इलाका है उसके लिए नहीं है, रेदर देन ये जो व्याघ्र शैली जिसमें उनके कॉइन में एक टाइगर के रूप में समुद्रगुप्ता को दिखाया गया है, वो इसलिए दिखाया गया है, ये जो व्याघ्र शैली है वो गंगा को मेंशन करती है, जो गैंगेटिक प्लेन में जो उनने जीता था उसके कॉन्क्वेस्ट को ये दिखाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, नंबर वन स्टेटमेंट। देखो इसमें ही वो एलिमिनेशन वाला है, अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पता थी तो आप ये दो काट लोगे। अभी आपके पास बचा दो, 3 and 4, 2 and 3। अगर हम देखें, द कॉइन्स ऑफ अशोका गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट हिज गवर्नेंस सिस्टम। देखो एक चीज क्लियर है, अशोका की गवर्नेंस अगर हमें जाननी है तो उसके इंस्क्रिप्शन से पता चलती है, उनके पिलर एडिक्ट से पता चलती है, उनके स्टोन एडिक्ट से पता चलती है, उनके कॉइन से हमें पता नहीं चलती। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसमें नो डाउट ये गलत है, ये कॉइन से मेंशन नहीं होती। नो डाउट कॉइन यूज होते थे बट उसमें गवर्नेंस नहीं रहता था, रेदर देन मोहर रहती थी। तो गवर्नेंस जो सिस्टम है वो हमें इधर देखने को नहीं मिलता था। बट अगर थर्ड स्टेटमेंट देखें, ऑन वन ऑफ द सील्स of Satavahana king Satakarni, a picture of ship is engraved, which is a symbol of his victory over the sea। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनके कॉइन जो पाए गए थे उसमें शिप की पिक्चर, ये आपकी एनसीईआरटी के आप देखोगे ना सतावना रूलर्स, उसमें कॉइन भी लिखा रहेगा जिसमें शिप दिखाया गया था। बट क्या ये दिखा रहा था कि उसने सी पे विक्ट्री करी है? ये डिबेट पूर्ण है। जनरली जो हिस्टोरियन, अगर आप एनसीईआरटी में भी देखोगे, वो कॉइन को इन्हें इंटरप्रेट ऐसे किया है, उनका कहना ये कि ये कॉइन में जो सी है वो इंपॉर्टेंस दिखाती है सी ट्रेड की, बट वो ये नहीं दिखाती कि सी को आपने जीत लिया है। देखो पहले के जो हमारे एंशिएंट रूलर थे ना, उनकी यूरोपियन मेंटालिटी नहीं थी कि हमको अगर दूसरी जगह जाना है तो वो एरिया में जीतना है या फिर उसमें हमें
उसमें हमें कॉन्क्वेस्ट दिखाना है। हमारे जो लीडर थे, जितने भी हमारे पुराने रूलर थे, वो यूज करते थे मोस्टली फॉर ट्रेड, कॉन्क्वेस्ट कहां भी वो दिखाते नहीं थे। तो अगर हम देखें जो ये थर्ड स्टेटमेंट है, विक्ट्री ओवर सी कहां भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। कोई भी कॉइन्स में कोई भी आप बुक देख लो, विक्ट्री नहीं दिख रही। बट अगर हम स्टेटमेंट देखें, इधर तक स्टेटमेंट राइट है कि शिप की इनग्रेव की है। बट अगर इसको जब डिबेट होता है तो हम ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। तो 3 वाला है, मैं बोलूंगा डाउटफुल है। बट अगर हम फोर्थ देखें कि इंफॉर्मेशन अबाउट अश्वमेध यज्ञ इज फाउंड ऑन द कॉइन्स ऑफ कुमार गुप्ता अश्वमेधा स्टाइल, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये करेक्ट है। कुमार गुप्ता ने अश्वमेध यज्ञ किया था, इसके लिए कॉइन में उन्होंने मेंशन भी किया था। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट भी है जो हमें देखने को भी मिलता है। तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम देखें तो हमने फोर, अगर देखें हमको फोर स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमें श्योर है। बट फोर स्टेटमेंट इधर देखने को नहीं मिल रही, तो ये भी कट हो जाएगा। ले देखे हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, सी। तो फोर्थ स्टेटमेंट को लेके हम श्योर है। थर्ड स्टेटमेंट को लेके स्पेशली विक्ट्री ओवर सी को लेके डिबेट है। बट अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, हमें एक चीज पता है, भले हम इस पे डाउटफुल है बट इस पे हम क्लियर है कि ये गलत है, इसमें भी हम क्लियर है कि ये गलत है। तो इसको लेके ऑप्शन को एलिमिनेट करके हमारा जो ऑफिशियल आंसर बन जाता है वो है ऑप्शन सी। तो ये चीज है। अगर नेक्स्ट हम देखें तो ये मोस्टली जो डेट्स है एकदम बेसिक सा फैक्ट है। अगर अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये बेसिक सा फैक्ट है, इसका जो आंसर है वो आंसर है ए। अगर हम टाइमलाइन देखें, कुंभ मेला हो गया, रामलीला हो गया, बुद्धिस्ट चैंटिंग हो गई, कालबेली हो गई, नवरोज हो गए, इनको अलग अलग डेट में किया गया था। अगर इनकी डेट है आप खुद भी चेक कर सकते हो, 2008 में की गई, कई 2009 में की गई, 2010 में भी की गई, कई जगह 2018-17 में भी की गई थी। तो इनकी डेट्स अलग अलग है। अगर डेट्स के हिसाब से क्रोनोलॉजी देखें तो ये जो क्रोनोलॉजी है वो बनती है ए की, जिसमें तीन जो रामलीला पहले है, उसके बाद अगर फर्स्ट है कालबेलिया, फिर अगर हम सेकंड देखें बुद्धिस्ट चैंटिंग, फिर आता है नवरोज जो कि पर्शियन न्यू ईयर का फेस्टिवल है। कुंभ मेला तो आप सभी को ऑलरेडी पता है, कुंभ मेला जो तीन संगम में होता है, यही आप रामलीला की जो है ये भी। बुद्धिस्ट चैंटिंग दोस्तों लद्दाख में होती है, इसको एक हेरिटेज माना गया था, स्पेशली इनटेंजिबल हेरिटेज यूनेस्को द्वारा। तो ये मैं बोलूंगा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो बट फैक्ट बेस्ड था, जो कि या तो हमें पता था या फिर हमें नहीं पता था। अगर ये क्वेश्चन देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमें हरियाणा जीके से आ रहा है, जिसमें हरियाणा की एक साइट है। आप सभी को पता है, जब भी हम बुद्धिस्ट स्तूपा देखते हैं, मैंने आपको कभी भी बोला है कि जब भी आप सोर्स देखते हो तो आप देखना कहां ना कहां इसका हरियाणा में कोई मेंशन है कि नहीं है। इधर हम क्या करेंगे, इधर हम देखेंगे कि जो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, जो एंशिएंट बुद्धा बौद्ध स्तूपा है, क्या वो ब्रह्म सरोवर के वेस्ट साइड में, देखो एक चीज क्लियर है कि ये स्तूपा हमें कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में देखने मिलता है। ले देखे हरियाणा में तीन चार ही जगह है जहां हमें एंशिएंट स्तूपा देखने मिलता है। बट ये बोलना कि क्या ये वेस्ट साइड में है कि ईस्ट साइड में है, ये मुश्किल है। तो ये सबसे बड़ा इसमें क्वेश्चन था, इसके लिए मैं इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन मानता हूं। फिर पूछा गया कि ये जो माउंट है वो एरिया 3 एकड़ के अराउंड है और इसकी जो हाइट है अराउंड 4 मीटर की है। देखो ये बहुत डिफिकल्ट होता है बोलना कि वो 4 मीटर की 5 मीटर, क्योंकि आप गेम खेलते हो, यही 4 मीटर आप 5 मीटर भी लिख सकते थे। पहले जो कर्नाटका का एक्सपेडिशन था वो 1677 में था, आपने कर दिया 1678। आप नंबर के साथ खेल सकते हो, और इतना नंबर तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि इसको याद रहेगा। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम बाउंसर क्वेश्चन बोलते हैं, जो काफी डिफिकल्ट होते हैं। बट एक चीज क्लियर है कि ये जो एंशिएंट बुद्धा वाला एरिया है, ये हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है। तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट को जब आप पढ़ते हो, वो डिस्ट्रिक्ट में आप देख लेना कि इधर कौन सी साइट है, उसकी भी हमें डिटेल स्पेसिफिकेशन भी पूछ सकता है, हमें थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बट हमें एक लेवल से ज्यादा डिटेल में हम जाते तो जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, क्योंकि एक लेवल से ज्यादा आप लगाते हो, आप भी तो फैक्ट पूछ लिया, क्या गारंटी आगे फैक्ट पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। तो ले देके हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी देखनी पड़ती है। तो ले देके अगर हम देखें, अगर फाइनल कंक्लूजन आप पूछोगे तो कंक्लूजन ये है, पूरा आपने देखा होगा एक ही पैटर्न के अराउंड पूछ रहे हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, मेडिवल इंडिया को ज्यादा पूछा जा रहा है, कॉम्पोजिशन के बारे में ज्यादा पूछा जा रहा है, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइटल्स होते थे वो पूछा जा रहा है, स्पेशली कुछ लीडर्स के बारे में पूछा गया है। आपने चांद बीबी देखा होगा, रानी दुर्गावती देखी होगी, किससे एसोसिएटेड है। काफी मैं अगर मैं बोलूं, ये जो पेपर है मुझे 60 to 65% इसका जो सोर्स है कहां ना कहां मुझे एनसीईआरटी में मिला है। बट
ये जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा डिफिकल्ट साइड में था, क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्ट करना कि आपको तीनों स्टेटमेंट याद रहेगी, ये थोड़ा मुश्किल है। ये जो पैटर्न था यूपीएससी ने किया था, जिसमें वो पूछ रही थी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कितनी नहीं है, ये यूपीएससी ने भी अगली साल से ये पैटर्न को कम कर दिया था। बट एचसीएस लोगों को उल्टी चीज पकड़नी जल्दी आती है, दूसरी चीज पकड़नी नहीं आती। बट अगर नए पैटर्न हम देखें, जो नया पैटर्न है वो आपकी नॉलेज मांग रहा है, वो आपकी मेमोराइजेशन मांग रहा है, और आपकी जो अटेंशन टू डिटेल्स है, ये आपकी चीजें मांग रहा है, जो हमें हमारे एचसीएस के पेपर से देखने मिल रही है। और एक चीज और क्लियर है कि एक पैटर्न के अराउंड ही क्वेश्चन बन रहे हैं। वो पैटर्न अगर हम समझ ले, उस बेस पे अगर हमारी अप्रोच की तैयारी करें, तो नेक्स्ट टाइम जब आप पेपर दोगे उसमें आपकी काफी हेल्प हो सकती है। देखो, ले देके मैं क्लेम नहीं कर सकता कि आगे यही पूछा जाएगा, बट हमारी स्मार्ट स्ट्रेटेजी यही बोल रही कि अगर ये चीज 2-3 सालों में रिपीट हो रही है, कहां ना कहां में ये पैटर्न एक क्रूशल हमें हिंट देता है जिसमें हमारी हेल्प कर सकता है। तो हम क्लेम नहीं कर सकते, बट एक इंटेलिजेंट गैस हम लगा सकते हैं जो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये ऑफिशियल आंसर की भी है, जो मैंने खुद ऑथेंटिकेट की है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है। कई आंसर की को लेके जो डिबेट थी वो भी मैंने आपको बता दी। ले देखे जो ऑफिशियल की है वही हम मानेंगे, और ये जो आंसर है सारे ऑफिशियल हैं, ये जितने भी ये सारे करेक्ट आंसर हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, हम ये 2024 की जो एनालिसिस वो पूरी होती है, आप याद रखना, पेपर से सॉल्व करने के लिए नहीं होता, पैटर्न समझने के लिए होता है। पैटर्न के बेस में आपकी जो तैयारी है वो चेंज करने के लिए होता है। ऐसे ही हम और भी आगे के जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे। आप अपने कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ये जो वीडियो है वो ज्यादा जगह पे जा पाए। और भी हमारे काफी टीचर्स हैं जो आपके लिए काफी अच्छी अच्छी वीडियोस निकालते हैं, जैसे हमारे साइंस हो गए, हमारी ज्योग्राफी हो गई, जो काफी अच्छे उनने एनालिसिस की है, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर को भी एनालाइज उनने किया है। तो ये आप देखोगे तो आपकी जो तैयारी की अप्रोच है वो बहुत बेटर हो पाएगी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।